नमस्कार। बस सच इस पटल पर आपका स्वागत और कुमार राजेश का प्रणाम। सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। और स्वतंत्रता दिवस से जुड़े एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर ही आज हमारी अत्यंत सारगर्भित चर्चा है, और वो ये कि 1947 से लेकर 2026 तक कहां से कहां पहुंचे हम भारतवासी। जरा सोचिए, 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। सामने थी गरीबी, भूख, कम साक्षरता, कमजोर अर्थव्यवस्था और सीमित स्वास्थ्य सुविधाएं। दुनिया के सामने सवाल था, क्या इतनी विविधताओं वाला, इतना गरीब देश भारत एक मजबूत और सफल राष्ट्र बन पाएगा? आज 15 अगस्त 2026 को भारत अपनी आजादी के 79 वर्ष पूरे कर चुका है और 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। तो आइए, न किसी भावनाओं में बहकर, न नारों के सहारे, कोई राजनीतिक नजरिए से नहीं, न बीजेपी के चश्मे से, न कांग्रेस की आंखों से, बल्कि शुद्ध आंकड़ों के आईने से देखते हैं 1947 से 2026 तक के भारत ने आखिर कितना सफर तय किया, और इस बाबत अलग अलग क्षेत्रों की उपलब्धियों पर नजर दौड़ाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम रुख करते हैं स्वास्थ्य सुविधाओं पर कि आखिर तब यानी कि 1947 में क्या स्वास्थ्य सुविधाएं थी और आज क्या है। जरा गौर फरमाइएगा। आजादी के शुरुआती वर्षों में भारत की औसत लाइफ एक्सपेक्टेंसी या औसत भारतीय आयु करीब 32 साल ही थी। आज यह लगभग 72 साल है, यानी करीब 40 साल का इजाफा। इन्फेंट मोर्टेलिटी यानी जन्म के समय मृत्यु दर शुरुआती दशकों में करीब 146 के आसपास थी, 1000 जन्म के तुलना में, जो बाद के वर्षों में यानी हाल में घटकर लगभग 33 आ गई है। यानी 1000 जन्म पर करीब 33 शिशुओं की मृत्यु। वैक्सीनेशन, मेडिसिन, सैनिटेशन और हेल्थ केयर ने करोड़ों जिंदगियां बदली हैं। यानी भारत ने सिर्फ जीना नहीं, बेहतर जीना सीखना शुरू कर दिया है। और ये दूसरे मापदंड पर नजर दौड़ाते हैं, और वो मापदंड हम रुख करते हैं शिक्षा की ओर। और शिक्षा की अगर हम तुलना करें तो भारत की लिटरेसी रेट 1951 में, ये जिसे हम साक्षरता दर भी कह सकते हैं, सिर्फ 18% थी। 100 में केवल 18 भारतीय ही लिखना पढ़ना जानते थे। 2011 के सेंसस तक यानी जनगणना तक यह करीब 74% पहुंच गई है साक्षरता दर। 1951 में महिलाओं की साक्षरता दर तो और बुरी थी, केवल 9%, जबकि आज भारतीय महिलाएं साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, पायलट्स, एंटरप्रेन्योर्स और अंतरिक्ष यात्री, एस्ट्रोनॉट्स तक बन रही हैं। यह सिर्फ शिक्षा का विस्तार नहीं, बल्कि संभावनाओं की आजादी है। अगला मापदंड कृषि, जिसे हम अंग्रेजी में एग्रीकल्चर कहते हैं। तो अगर इस कृषि के नजरिए से हम लेखा जोखा करें तो 1950-51 में भारत का फूड ग्रेन प्रोडक्शन यानी खाद्यान्न उत्पाद मात्र 51 मिलियन टन था। आज यह 300 मिलियन टन सालाना से ऊपर है। अब जरा तुलना कीजिए, करीब 30 करोड़ थी आबादी आजादी के समय, अभी 150 करोड़ है, यानी 5 गुना बढ़ोतरी जनसंख्या में। और खाद्यान्न उत्पादन में 6 गुना, करीब 50 मिलियन टन से 300 मिलियन टन। यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन, इरिगेशन, बेहतरीन बीज, एग्रीकल्चरल रिसर्च और किसानों की मेहनत ने भारत को फूड ग्रेन डिफिशिएंट से फूड सिक्योर देश बनाया। यानी आज हम खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हैं, बल्कि जरूरत पड़ने पर दूसरे देशों की मदद भी कर रहे हैं। यानी जिस भारत को कभी अनाज के लिए
बाहर का मुंह देखना पड़ता था। 1960 के दशक में अमेरिका ने हमें एक एक दाना गेहूं के लिए तरसाया था। आज वही भारत दुनिया के बड़े एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स में शामिल है। अब अगर कुल मिलाकर एक सरसरी तौर पर हम नजर दौड़ाएं अपनी अर्थव्यवस्था पर, यानी इकोनॉमी पर, तब क्या हालात सामने आते हैं, ये देखिए। 1950 के दशक की छोटी और कमजोर अर्थव्यवस्था से भारत आज लगभग $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुका है। 2025-26 में गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट्स करीब 860 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गए हैं। यानी भारत अब सिर्फ दुनिया का बड़ा बाजार ही नहीं, दुनिया के लिए एक बड़ा प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर भी है। तो अर्थव्यवस्था के बाद उसकी और एक जो पहलू होता है उद्योग, अगर हम उस पर नजर डालें तब आइए देखते हैं कि क्या स्थिति हुई है आजादी के बाद से लेकर आज तक। उद्योग में भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्रूड स्टील प्रोड्यूसर है। 2025 में क्रूड स्टील प्रोडक्शन करीब 165 मिलियन टन रहा। लेकिन भारत की इंडस्ट्री की कहानी केवल स्टील ही नहीं है, इसके आगे भी है। ऑटोमोबाइल्स, फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, मोबाइल फोन्स और सबसे हाल में तो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग तक जा पहुंचा है भारत। और अगर बीते 10 सालों यानी एक दशक पर नजर दौड़ाएं तो 2014-15 से लेकर 24-25 के बीच इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स करीब 6 बिलियन से बढ़कर लगभग 39 बिलियन डॉलर सालाना तक जा पहुंचे हैं। यानी भारत की मैन्युफैक्चरिंग स्टोरी अब बदल रही है। और एक और इससे जुड़ा जो मापदंड हो सकता है, जिसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर अंग्रेजी में कहते हैं और हिंदी में आधारभूत रचना या फिर बुनियादी ढांचा, तो उस पर अगर हम नजर दौड़ाएं आजादी के बाद से लेकर अब तक, तो तस्वीर कुछ यूं सामने आती है। 1950 में इंडियन रेलवेज का रूट करीब 53,600 किलोमीटर था। आज यह 69,000 किलोमीटर है। लेकिन असली बदलाव सिर्फ किलोमीटर की गणना में नहीं है। आज रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, वंदे भारत, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स और मॉडर्न स्टेशंस भारत की नई इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी लिख रहे हैं। और बदलाव सिर्फ रेलवे में ही नहीं, एक्सप्रेसवेज, एयरपोर्ट्स, मेट्रोज, ब्रिजेस, पोर्ट्स, टनल्स भी भारत की बुनियादी ढांचे की तस्वीर उजागर कर रहे हैं, बुनियादी ढांचे को मजबूत कर रहे हैं। और अब उस पर जिसका रोजमर्रा की जिंदगी में डायरेक्ट ताल्लुक है आपसे, जी हां, अब हम बात करने वाले हैं डिजिटल इंडिया रूपी मापदंड के बारे में। कभी हमारा देश टेलीफोन कनेक्शन के लिए तरसता था। आम लोग जो भारतीय, टेलीफोन कनेक्शन मिलना उनके लिए बड़ी बात थी। आज भारत के पास 1 अरब से ज्यादा इंटरनेट कनेक्शंस हैं और यूपीआई ने तो डिजिटल पेमेंट की मानो दुनिया ही बदल दी है। ये अगस्त का महीना है ना 2026 में, जो आंकड़ा हमारे पास 2 महीने पहले के उपलब्ध हैं, यानी मई 2026 में यूपीआई पर करीब 23 अरब ट्रांजैक्शन मात्र 1 महीना यानी मई 2026 में हुआ था। एक छोटा दुकानदार भी क्यूआर कोड से पेमेंट ले सकता है। जिस देश में बैंकिंग कभी सीमित थी, वही भारत आज दुनिया के डिजिटल पेमेंट्स इकोसिस्टम में एक जाना माना नाम है। और अब अंत के कुछ 2-3 जो मापदंड हैं वो भी आपको गौरवान्वित करने वाले हैं। जैसे अंतरिक्ष, स्पेस टेक्नोलॉजी से कहते हैं, या अंतरिक्ष अनुसंधान। तो पहला जो सैटेलाइट आर्यभट्ट नाम से भारत ने लॉन्च किया था, वो
भारत ने आर्यभट्ट से शुरुआत की थी 1975 में। आजादी के 18 साल बाद फिर पीएसएलवी, चंद्रयान, मंगलयान, आदित्य L1 और चंद्रयान 3 तक जा पहुंचा। चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक लैंडिंग ने भारत को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र के पास सफल लैंडिंग कराने वाला दुनिया का पहला देश बनाया था। 2025 में स्पेसएक्स ने स्पेस डॉकिंग कैपेबिलिटी का प्रदर्शन किया। यानी जिस देश ने सीमित संसाधनों से अपना स्पेस प्रोग्राम शुरू किया था, अमेरिका मजाक उड़ाते थे, that will India take up its space technology on bullock carts, आज वही मानव अंतरिक्ष मिशन की तैयारी कर रहा है हमारा इसरो। और फिर एक युवाओं से जुड़ी बात, खेलकूद से जुड़ी बात, ये भी कोई कम महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है। तो अगर खेलकूद पर हम नजर दौड़ाएं तो जो सबसे पॉपुलर स्पोर्ट जो भारत का है क्रिकेट, हम उसी से शुरुआत करते हैं। और क्रिकेट की अगर हम बात करें तो पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप 1983 में ओडीआई यानी एक दिवसीय मैच में भारत ने जीता था कपिल देव के नेतृत्व में। 2007 में पहला T20 वर्ल्ड कप धोनी के नेतृत्व में, दूसरा ओडीआई वर्ल्ड कप 2011 में, दूसरा T20 वर्ल्ड कप 2024 में और अभी इसी साल 2026 में तीसरा T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप। लेकिन आपको मैं याद दिलाता चलूं कि क्रिकेट भले ही सबसे पॉपुलर खेल में से है, लेकिन भारत की स्पोर्ट्स स्टोरी, खेलकूद की दुनिया सिर्फ क्रिकेट तक ही सीमित नहीं है। चेस, जी हां, शतरंज में भी धूम मचा रहे हैं हमारे खिलाड़ी। साथ ही बैडमिंटन, शूटिंग, रेसलिंग, बॉक्सिंग और हॉकी में भी फिर एक बार उत्थान पर हैं हमारी भारतीय हॉकी टीम, महिलाओं की हो या पुरुषों की, और साथ ही साथ एथलेटिक्स में भी भारत विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना रहा है। लेकिन हाँ, एक बात यहां हमें स्वीकार करनी होगी कि अभी भी ओलंपिक में हम अपना यथोचित स्थान ग्रहण नहीं कर पाए हैं। हालांकि हम 2036 के लिए ओलंपिक के लिए बिडिंग कर रहे हैं और फीफा वर्ल्ड कप, जो फुटबॉल का वर्ल्ड कप होता है, वहां पहुंचने में भी अभी हमें कह सकते हैं ना, दिल्ली दूर है। लेकिन कुल मिलाकर आजादी से लेकर अब तक खेलकूद की दुनिया में भी अभूतपूर्व सुधार हुआ है, सकारात्मक बदलाव हुए हैं। और अब अंत में जिस विषय पर हम जिक्र करने वाले हैं, जिस मापदंड पर भारत को कसौटी पर हम कसने वाले हैं, वो है हमारा लोकतंत्र। जी हां, भारतीय लोकतंत्र। और ये तो अत्यंत विशेष इस रूप में है क्योंकि 1947 में सवाल था, क्या इतनी भाषाओं, धर्मों, संस्कृतियों और विविधताओं वाला भारत लोकतंत्र चला पाएगा? भारत एक रह पाएगा? आज जवाब हमारे सामने है। और एक बात तो खास तौर पर जो मैं बतौर एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट आपसे बताना चाहूंगा कि यूरोप को अगर आप यूरोप पर नजर डालें तो जितनी भाषाएं उतने देश। अंग्रेजों के लिए यानी अंग्रेजी बोलने वालों के लिए इंग्लैंड, फ्रेंच बोलने वालों के लिए फ्रांस, स्पेनिश बोलने वालों के लिए स्पेन, इटालियन बोलने वालों के लिए इटली और अनगिनत न जाने कितने देश हैं। भारत में उनसे ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन पिछले 80 सालों से, लगभग 8 दशक से बाल बांका नहीं हो पाया है हमारी एकता का, हमारी अखंडता का। ये हमारी लोकतंत्र की एक खास बात है। वो जो रुतबा है लोकतंत्र का, वो हमारा बरकरार है। जैसे कि लगातार चुनाव, सत्ता परिवर्तन, नई पीढ़ियां और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र। भारत ने लोकतंत्र को सिर्फ अपनाया ही नहीं है, उसे 7 दशकों से ज्यादा समय तक जीवंत रखा है। हालांकि लोग कहेंगे कि अभी अभी लोकसभा का सत्र समाप्त हुआ है और कुछ बहुत सकारात्मक बातचीत नहीं हुई है, लेकिन हम यहां जिक्र कर रहे हैं 1947 से लेकर 2026 तक के
कुल मिला के भारत की जो स्थिति है उसके ऊपर, और कुल मिलाकर लोकतंत्र ने एक अपने को साबित किया है कि हम एक सजग, सजीव, जीवंत लोकतंत्र के रूप में पिछले 8 दशकों से अपने को बरकरार रख पाए हैं। तो अब कुल मिलाकर अगर हम नजर दौड़ाएं तो 1947 से 2026 तक की कहानी क्या है? 32 साल की औसत आयु से 72 साल तक, 18% की साक्षरता दर से सर्व शिक्षा अभियान तक, मात्र 51 मिलियन टन अनाज उत्पादन सालाना से 300 मिलियन टन अनाज से ज्यादा सालाना उत्पादन, छोटी सी कमजोर अर्थव्यवस्था से लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी, टेलीफोन स्कैर्सिटी से बिलियन प्लस डिजिटल कनेक्टिविटी तक, और सीमित स्पेस कैपेबिलिटी से मून, मार्स और स्पेस डॉकिंग तक। यह कहानी सिर्फ सरकारों की नहीं है, यह कहानी है किसानों की, वैज्ञानिकों की, शिक्षकों की, डॉक्टरों की, सैनिकों की, खिलाड़ियों की, उद्यमियों की और हर उन भारतीयों की जिसने इस देश को आगे बढ़ाया है। लेकिन आपसे विदा लेने से पहले एक बार फिर आपको बता दूं कि ये जो हम आकलन कर रहे थे, ये किसी भावना में बहकर नहीं कर रहे थे, देशभक्ति से ओतप्रोत होकर नहीं कर रहे थे, राजनीतिक नजरिए से नहीं कर रहे थे, न हम बीजेपी के चश्मे से देख रहे थे, न कांग्रेस की आंखों से। बस हम केवल शुद्ध आंकड़ों के आईने से आकलन कर रहे थे पिछले लगभग 8 दशकों की अपनी आजादी की, आजाद भारत की स्थिति की। और हां, चुनौतियां आज भी हैं। गरीबी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, बेरोजगारी, इनइक्वालिटी यानी असमानता, पोल्यूशन यानी प्रदूषण, शिक्षा की अव्यवस्था, नीट में जो पेपर लीक हुए और छात्रों का आंदोलन हुआ सबके सामने है, और हेल्थ केयर की क्वालिटी जैसी चुनौतियां अभी बाकी हैं। लेकिन आजादी की 79 साल की यात्रा को ईमानदारी से देखें तो एक बात तो साफ है कि भारत ने सिर्फ समय नहीं काटा है, भारत ने इतिहास बदला है। ऐसी ही सार्थक और खबरों के पीछे की खबर के सच जानने के लिए बस सच को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, अगर अब तक सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो। अगली मुलाकात तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। For more such videos, please like, comment, subscribe our YouTube channel.